Hello, young learners. Welcome. Learning English is fun and exciting, and today we are going to explore the banyan tree. Let's get started. आपने जरूर एक banyan ट्री देखा होगा। यह स्टोरी उस अनुभव के बारे में है जो ऑथर ने बचपन में अपने दादा के घर के पुराने banyan ट्री पर बैठे हुए देखा था। हालांकि घर और बगीचा मेरे दादा दादी का था, लेकिन वह शानदार पुराना बरगद का पेड़ मेरा था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि दादाजी 65 इयर्स की एज में अब उस पर नहीं चढ़ सकते थे। उसकी फैली हुई शाखाएं जमीन तक झुकी हुई थी और फिर से जड़ें पकड़कर कई घुमावदार रास्ते बना रही थी, जो मुझे अनंत आनंद देती थी। वहां स्क्विरल्स, स्नेल्स और बटरफ्लाइज थी। यह पेड़ घर से भी पुराना था, दादाजी से भी पुराना, बल्कि देहरादून जितना ही पुराना था। मैं इसकी शाखाओं और घने हरे पत्तों के पीछे छिपकर नीचे की दुनिया को देख सकता था। मेरा पहला दोस्त एक छोटी सी ब्राउन स्क्विरल थी। उसने अपनी पीठ को मोड़ा और हवा में सूंघते हुए पहले तो ऐसा दिखाया जैसे मेरी मौजूदगी से उसे परेशानी हो रही हो। लेकिन जब उसे पता चला कि मैं गुलेल या एयर गन लेकर नहीं आया हूं, तो वह मुझसे घुलने मिलने लगी। जब मैंने उसे बिस्कुट और केक के पीसेस देने शुरू किए, तो वह काफी निडर हो गई और मेरे हाथ से खाने लगी। जल्द ही वह मेरी जेबों में झांकने लगी और जो कुछ भी मिलता, उसे निकाल लेती। वह बहुत छोटी गिलहरी थी, और उसके दोस्त और परिवार के सदस्य शायद उसे मूर्ख और जल्दबाज समझते होंगे कि वह एक इंसान पर भरोसा कर रही थी। स्प्रिंग में जब बनियन ट्री छोटे छोटे लाल अंजीरों से भर जाता, तो उसमें तरह तरह के बर्ड्स इकट्ठा हो जाते। लाल चोंच वाला बुलबुल, जो खुशमिजाज और लालची था, पैरट्स, मैना और क्रोज आपस में झगड़ते रहते। अंजीर के मौसम में बनियन ट्री पूरे बगीचे का सबसे शोरगुल भरा स्थान बन जाता था। पेड़ के आधे रास्ते तक मैंने लकड़ी का एक छोटा सा मंच बना लिया था, जहां मैं गर्मी ज्यादा न होने पर दोपहर बिताता था। मैं वहां तकिए के सहारे टिककर किताबें पढ़ता था। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन और डॉक्टर डूलिटिल की स्टोरी मेरी बनियन लाइब्रेरी की बुक्स थी। जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था, तो मैं पत्तों के बीच से नीचे की दुनिया को देखता था। और एक खास दोपहर को मुझे जंगल के सबसे रोमांचक दृश्यों में से एक देखने को मिला, एक मोंगूज और कोबरा के बीच लड़ाई। गर्मियों की आने वाली लहरों ने सभी को, यहाँ तक कि माली को भी, घर में भेज दिया था। मैं खुद भी उनींदा महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि क्या मैं रामू और भैंसों के साथ तालाब में तैरने चला जाऊं। तभी मैंने देखा कि कैक्टस के झुरमुट से एक ह्यूज ब्लैक कोबरा फिसलता हुआ बाहर आ रहा था। उसी समय झाड़ियों से एक मोंगूज निकला और सीधे कोबरा की ओर बढ़ गया। बनियन ट्री के नीचे की खुली जगह में, तेज धूप में, वे आमने सामने आ गए। कोबरा अच्छी तरह जानता था कि 3 फीट लंबा यह मोंगूज एक शानदार फाइटर है, चालाक और आक्रामक। लेकिन कोबरा भी एक कुशल और अनुभवी योद्धा था। वह बिजली की गति से वार कर सकता था, और उसके लंबे तेज दांतों के पीछे जहर से भरी थैलियां थी। यह एक असली योद्धाओं की लड़ाई होने वाली थी। फुफकारते हुए, अपनी दोहरी जीभ को अंदर बाहर करते हुए, कोबरा ने अपने 6 फीट लंबे शरीर में से 3 फीट ऊपर उठा लिया और अपना चौड़ा, चश्मे जैसा फन फैला लिया। मोंगूज ने अपनी टेल फुला ली, उसकी रीढ़ की हड्डी के बाल खड़े हो गए। हालांकि लड़ने वाले दोनों मेरी उपस्थिति से अनजान थे, वे जल्द ही 2 और दर्शकों की उपस्थिति से वाकिफ हो गए, एक मैना और दूसरा एक वाइल्ड क्रो। उन्होंने लड़ाई की तैयारी देख ली थी और कैक्टस पर बैठकर परिणाम देखने के लिए तैयार थे। अगर वे केवल देखने तक सीमित रहते, तो उनके लिए सब ठीक रहता। कोबरा धीरे धीरे दाएं बाएं लहराते हुए अपने बचाव की मुद्रा में खड़ा था,
मॉन्गूस को सम्मोहित करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह कोई गलत कदम उठा ले। लेकिन नेवले को अपने ऑपोजिशन की कांच जैसी बिना झपकने वाली आंखों की ताकत पता थी और उसने उनसे नजरें नहीं मिलाईं। इसके बजाय उसने कोबरा के फन के ठीक नीचे एक बिंदु पर अपनी नजरें टिकाईं और हमला किया। तेजी से आगे बढ़ते हुए वह कोबरा के वार की सीमा में आ गया और एक तरफ झूठा झटका दिया। तुरंत ही कोबरा ने वार किया। उसका ह्यूज फन इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मुझे लगा कि मॉन्गूस बच नहीं पाएगा। लेकिन वह फुर्ती से एक और कूद गया और कोबरा की पीठ पर काटकर उतनी ही तेजी से दूर हट गया। ठीक उसी समय जब कोबरा ने वार किया, मैना और क्रो भी उस पर झपटे, लेकिन वे हवा में ही एक दूसरे से टकरा गए। गुस्से में चिल्लाते हुए वे फिर से कैक्टस पर लौट आए। कोबरा की पीठ पर कुछ ब्लड की बूंदें चमक उठीं। कोबरा ने फिर से वार किया, लेकिन चुका। मॉन्गूस फिर से हट गया, झपट्टा मारा, काटा और दूर हो गया। दूसरी ओर पक्षी भी सांप पर झपटे, लेकिन फिर से एक दूसरे से टकरा गए और चिल्लाते हुए कैक्टस पर लौट आए। तीसरा दौर भी पहले जैसा ही चला, लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव आया। मैना और क्रो अब भी लड़ाई में शामिल होना चाहते थे, लेकिन इस बार वे न तो एक दूसरे से टकराए और न ही स्नैक्स से। मैना उड़कर अपनी जगह पर पहुंच गई, लेकिन क्रो हवा में ही पलटने की कोशिश करने लगा। इस एक सेकंड के भीतर कोबरा ने फुर्ती से सिर घुमाया और जोर से वार किया, जिससे उसकी थूथन कौए के शरीर से जा टकराई। मैंने देखा कि क्रो करीब 20 फीट दूर जा गिरा। वह कुछ देर तड़पता रहा और फिर शांत हो गया। मैना कैक्टस पर ही बैठी रही और जब मॉन्गूस और स्नेक फिर से लड़ाई में लग गए, तो उसने समझदारी दिखाते हुए इंटरफियर न करने का फैसला किया। अब कोबरा कमजोर पड़ रहा था। मॉन्गूस फियरलेसली आगे बढ़ा, अपनी छोटी टांगों पर खड़ा हुआ और बिजली की तेजी से कोबरा की नाक पकड़ ली। कोबरा बुरी तरह छटपटाया। उसने मॉन्गूस को लपेटने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। छोटा मगर बहादुर मॉन्गूस मजबूती से पकड़ बनाए रहा, जब तक कि सांप पूरी तरह शांत नहीं हो गया। इसके बाद उसने सांप के पूरे शरीर को सूंघा, फिर उसके फन को पकड़कर उसे झाड़ियों में खींच ले गया। मैना धीरे धीरे जमीन पर उतरी, थोड़ा फुदकी, दूर से झाड़ियों में झांका और फिर एक तेज चहक के साथ खुशी जताते हुए उड़ गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you found this video helpful, like, share, and subscribe for more exciting lessons.